हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम को लेकर टॉप क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 5 1 2 3 4 5 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्लास 10th के एनसीईआरटी से बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं एक टॉपिक पर कि आपके पास 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। आपका एग्जाम 17 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में कराने के लिए बताया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल बात करें तो आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अब 1 मंथ के टाइम में आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी है अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो पहले आपको एक बनाना है अपना एक टाइम टेबल। ठीक, उस टाइम टेबल में आपको डिक्लेयर करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अब ध्यान रखिएगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा और 40 नंबर के आपके जीएस का पेपर होगा, जो जनरल पेपर होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे साइंस वाले बच्चे हों चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हों। ठीक, अब जिन बच्चों का 80 नंबर का, सपोज अगर कोई स्टूडेंट है जिसका 80 नंबर में सब्जेक्टिव में हिस्ट्री या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री या पॉलिटी है, तो उनको अपने इस 80 नंबर पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। ठीक, अब वो जो बहुत अच्छी पकड़ होगी उससे 10 नंबर आपके इस 40 नंबर में से फंसेंगे। जैसे कि अगर किसी बच्चे का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीएस के पेपर में भी आएंगे और पॉलिटी के भी 4 से 5। तो ओवरऑल बात करें तो 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपके 40 नंबर वाले में से आपके सब्जेक्ट से क्लियर होंगे। ठीक, बाकी के बचे 30 नंबर में से आपको मैं बताती हूँ कि करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन होंगे और वहीं पर आपके साइंस के क्वेश्चन 7 से 8 होंगे। तो आपको पढ़ना है, आपके अपना सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ रखनी है। अगर आप जितना अच्छे से सब्जेक्ट अपना तैयार कर लेते हैं तो उतना करंट अफेयर, आपको पता है जुलाई में परीक्षा होगी, तो जून तक का या इवन आप 15 जुलाई तक का करंट अफेयर, 10 जुलाई तक का करंट अफेयर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। क्योंकि अभी मार्च में परीक्षा जो हुई थी तो उसमें फरवरी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर के लिए आपको 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले के करंट अफेयर पेपर में एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको इसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। ठीक, अब बाकी का बचा साइंस। तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ सब्जेक्ट के लिए बताया, वो भी अपना सब्जेक्ट में साइंस तैयार कर लेते हैं, 10 नंबर उनका इससे तैयार होगा। बाकी आपको स्टैटिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी, लाइक ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए या साइंस के लिए आपको कोई एक बेसिक बुक पढ़ लेनी होगी। एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम है, आपने पढ़ रखी हो, तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि चेरो जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ठीक, पहला क्वेश्चन है चेरो जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो चेरो जनजाति विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ 1770 में। ठीक, पलामू में हुआ था। पलामू कहाँ है? झारखंड में, पहली चीज। दूसरा, झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, जो डेट बताती चल रही हूँ वो सब आपने नोट करते चलिए। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। ये बिहार का दक्षिणी हिस्सा था। ठीक, तो ओवरऑल बात करें तो भारत में सर्वाधिक खनन के मामले में जो है वो झारखंड जो है वो बहुत ही ज्यादा अग्रणी माना जाता है। इससे पहले जब तक ये 2000 में इससे अलग नहीं था तो बिहार को ओवरऑल बात करें तो खनिज संपदा के लिए बिहार का नाम सर्वोपरि होता था। आपको पता है कि कर्नाटक, उड़ीसा से जितने खनिज मिलते हैं, झारखंड से जितने खनिज मिलते हैं, उस ओवरऑल पूरी बात करें तो बिहार से उस समय मिलते थे, क्योंकि बिहार का दक्षिणी हिस्सा जो था वो कट करके क्या बना है? झारखंड बना है। तो अब झारखंड क्या हो गया? खनिज उत्पादन में अग्रणी हो गया। तो आपको ये डेट इंपॉर्टेंट है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होता है झारखंड। झारखंड राज्य का नया गठन होता है। भारत में ओवरऑल बात करें तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये चेरो जनजाति विद्रोह से एक क्वेश्चन आता है। तो जनजाति विद्रोह में आपको एक चीज और बता देती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है 1855 का, नोट करते चलिए। 1855 में हुआ संथाल विद्रोह, ध्यान रखते रहिएगा, संथाल विद्रोह। ठीक, इसके अलावा बस्तर विद्रोह 1910 में, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस्तर विद्रोह। ठीक, कोल विद्रोह 1831-32 में, कोल विद्रोह, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? तो आपको बता देती हूँ कि 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। फांसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये वाला, चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, आया है। भागलपुर के जिला न्यायाधीश को, जिला अधिकारी को, जिला कलेक्टर को इन्होंने तीर धनुष से मार के उनको घायल किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तिलका मांझी को बाद में फांसी दे दी जाती है 1785 में, वहीं भागलपुर में। ठीक, उनके जो क्षेत्र जो था, राजमहल का जो क्षेत्र था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वहां पर वो जनजाति जो थी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, आगे क्वेश्चन,
1906 में पटना में स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी किस प्रकार की संगठन था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब 1906 में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक क्रांतिकारी संगठन था। अब रामकृष्ण सोसाइटी जो थी वो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं, ये डेट जो है, ये सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताती हूँ कि 1905 का जो समय था वो कर्जन का समय था और कर्जन ने बंगाल को विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में ओवरऑल बात करें तो बंगाल पूर्वी हिस्सा में पड़ता है, तो पूर्वी बंगाल उस समय को ध्यान में रखते हुए हिंदू और मुसलमान के बीच में कि बंगाल जरूरत से ज्यादा वहां जनसंख्या है और हम जब इसे विभाजित कर देंगे तो यहाँ का शासन अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से चला सकेंगे, इसलिए उसने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अब जब बंगाल विभाजन की जो न्यूज थी वहां पर जितने भी जो हिंदू मुस्लिम थे वो सारे लोगों के लिए ये क्या था, ये बहुत चुनौती थी, बहुत बड़ी बात थी। जो कर्जन के लिए क्या थी, सिर्फ एक बात के लिए, एक पॉइंट पे कि हम शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने एक आधार दिया जो ओवरऑल वहां के लोगों के लिए क्या था, बहुत ही गलत बात थी। इस बंगाल विभाजन के विरोध में बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बाद में खिलाफत आंदोलन, दूसरे समर्थन से कोई सारी चीजों को मिला करके असहयोग आंदोलन का क्या होता है, प्रारंभ होता है 1 अगस्त 1920 से। ठीक, 1905 में चूंकि ये विभाजन होता है तो 1906 में आपको मैंने बता रही हूँ कि 1906 में जगह जगह पर क्या हुए, क्रांतिकारी संगठन बनना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है कि किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया जाए, गर्म दल से या नरम दल से, यानी गर्म तरीके से यानी हिंसात्मक तरीके से या नरम तरीके से यानी अहिंसा करके। तो बहुत से लोग जो हिंसावादी थे उनका मानना था कि आवेदन देकर या पत्र देकर या अपनी बात लिखकर यहाँ की अंग्रेज जो है वो भारत सरकार को ना आज़ादी देगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रांतिकारी संगठन बनाना पड़ेगा और एक सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा जैसा 1857 में हुआ था। परंतु 1857 की क्रांतियां निजी कुछ तात्कालिक कारणों की वजह से असफल हुई थी। तो जो ये क्रांतिकारी संगठन थे वो चाहते थे कि इसमें आप अरविंदो घोष, वारिंद्र घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, ये लोग, सचिन नासान्याल, ये सारे लोग गर्म दल के थे और ये चाहते थे कि क्रांतिकारी संगठन का निर्माण हो और लोग बम बनाने की कला को सीखे। इसीलिए कुछ लोग पेरिस गए, बम बनाने की कला से परिचित हुए, यहाँ आए और बम बनाया ताकि लोगों तक, अंग्रेजों तक वो अपनी बात क्या कर सके, रख सकें अपने हिंसात्मक तरीके से, और क्या हो, डोमिनियन स्टेट, ये सारी चीजें बहुत बाद में हुई। उससे पहले ये क्रांतिकारी संगठन बने थे। तो 1906 में पटना में क्या हुआ था, क्रांतिकारी संगठन बना था, वो था रामकृष्ण सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। आगे है क्वेश्चन, लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल है 1876 से 1880। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लॉर्ड लीटन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो उसके लिए, जिसको आज तक याद किया जाता है, वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, 1700, ये ध्यान रखिएगा 1878 में आया। ठीक है, 1878 में आया। अब ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, तो इसने, लॉर्ड लीटन ने ये घोषणा की कि यदि कोई तत्कालीन कोई भी संपादन, अगर कोई संपादक जो है कोई पत्रिका का लेखक या कोई लेखन अगर अंग्रेजों के विरुद्ध है, अंग्रेजों के खिलाफ उसमें कोई भी टीका टिप्पणी की गई है अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वैसे पत्रिका को क्या कर दिया जाएगा, उसके संपादन को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर वो देसी भाषा में होगा तो देसी भाषा, क्योंकि ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो देसी भाषाओं के विरोध के लिए आया था, विपरीत आया था। यानी देसी भाषा में कोई भी लेखक अगर लेखन करता है और उसमें ब्रिटिश अधिकारियों की टीका टिप्पणी होती है तो ऐसे लेखन को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके संपादक का क्या कर ली जाएगी, उसकी जितनी संपत्ति होगी जब्त कर ली जाएगी, उसके संपादन को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसकी जमीन संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कड़े कानून बनाए गए इस एक्ट के माध्यम से। तो ये स्पेशली क्यों आई थी, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश के लिए आई थी, लेकिन ये उस पर लागू, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट स्पेशली किसके लिए आया था, तो ये आया तो सोम प्रकाश के लिए था। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए शिशिर कुमार, अमृत बाजार पत्रिका जो थी, उसने अपनी, वो पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा जो थी वो बदल ली थी, क्योंकि वो तत्कालिक भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा बंगाली में छपती थी। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था क्षेत्रीय भाषा में छापने का, रीजन ये था कि लोग क्षेत्रीय भाषा को अच्छी तरीके से समझते थे। अंग्रेजी भाषा उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, तो भारतीयों को देश में उस समय क्या चल रहा है और लोगों को किस तरीके का समर्थन चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषा को क्या किया जा रहा था, प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो ये प्रेस एक्ट जो आया था, इसे रिपन ने क्या किया,
रोक लगाई इस पर। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है। उनके समय में इल्बर्ट बिल भी आया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो नोट बता रही हूँ सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये मात्र 4 साल के कार्यकाल में उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसा एक एक्ट बनाया, जिसने किसने इस एक्ट के वजह से अपनी पत्रिका माने भाषा ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी, तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, 1938 में म्यूनिख सम्मेलन में के द्वारा स्पष्ट रूप से किसका रुख रहा, तो जर्मनी का चेकोस्लाविया पर आक्रमण। ये बस आपसे ये इंपॉर्टेंट है कि म्यूनिख सम्मेलन क्यों हुआ था, तो 1938 में हुआ था, और जर्मनी का चेकोस्लाविया पर आक्रमण का क्या रहा, रुख रहा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जर्मनी से नेतृत्व किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर बात करें तो हिटलर उतना उभर के नहीं आया था। क्यों? क्योंकि हिटलर के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर जो था वो एक सेना में शामिल हुआ और इसे आयरन क्रॉस मिला था। यह आयरन क्रॉस जर्मनी को उन लोग सैनिकों को मिलता था जो युद्ध में वीरतापूर्वक अभ्यास करते थे, वीरतापूर्वक अपना प्रदर्शन करते थे, उसके लिए इसे आयरन क्रॉस मिला। ये बचपन से एक पेंटर बनना चाहता है, तो एक पेंटर बनने वाला एक छोटा सा बच्चा कैसे जर्मनी का चांसलर बनता है और किस तरीके से जर्मनी में इतना ज़्यादा आतंक फैलाता है। कह लीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो आप जर्मनी का एकीकरण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जर्मनी क्या थी और क्या मतलब उसने किया था। तो बिल्कुल इसे संक्षेप में बताती हूँ कि जर्मनी की अगर हम बात करें तो ये धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी। और जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं होने वाला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका तभी शामिल हुआ जब लिथुआनिया नामक जहाज जो था वो डुबा दिया गया और उसमें 128 के लगभग व्यक्ति अमेरिकी नागरिक थे। इसीलिए अगले दिन 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 1929 का समय जो था विश्व आर्थिक महामंदी का था, जिससे शेयर बाजार की कीमतें एकाएक ही बहुत ज्यादा गिर गई। इससे पूरा विश्व ही क्या हुआ, इस आर्थिक महामंदी से गुजरा था और अमेरिका भी गुजरा था। इसलिए अब अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होती है वर्साई की संधि, जो जर्मनी के साथ कहीं ना कहीं अपमानजनक संधि महसूस होती है। हिटलर इस बात को क्या करता है, ग्रहण नहीं कर पाता। उसका कहने का मतलब ही यही होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय होती है लीग ऑफ नेशन की स्थापना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्रो विल्सन ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, तो इसलिए इसका संगठन का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ था कि आगे चलकर जो है किसी भी तरीके का दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ ना हो। लेकिन 1939 का समय वापस ऐसा आता है जब जर्मनी द्वारा क्या होता है, पोलैंड पर आक्रमण होता है और वापस द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भी अमेरिका शामिल नहीं होने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में ही बहुत जन धन की हानि हुई थी और अब उसे किसी भी वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना था। लेकिन फिर वापस उसके दक्षिणी हिस्से पर पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा आक्रमण होता है और जापान द्वारा जैसे ही उसके पर्ल हार्बर पर आक्रमण होता है तो 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है। जब अमेरिका जैसा बड़ा देश जिस भी पार्टी में, जिस भी खेमे में आ जाएगा, वो खेमा क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। यही हुआ मित्र राष्ट्रों के साथ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने मिल करके क्या किया, जर्मनी को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। वहां पे बुल्गारिया, तुर्की, हंगरी एम्पायर और बाद में इटली और जापान भी क्या हुए, बारी बारी से सबने क्या किया, आत्मसमर्पण किया। और उसके बाद होती है हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में ओवरऑल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बुल्गारिया के साथ कौन सी संधि की गई थी, तो न्यूली की संधि की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बुल्गारिया जो था वो धुरी राष्ट्र की तरफ से होता है। अब बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि होती है। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 5 संधियां होती हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सारे देशों के साथ किसी एक देश के साथ 5 संधियां होती हैं। तो उसमें बुल्गारिया के साथ होती है न्यूली की संधि। ठीक, आगे है क्वेश्चन, फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना कब होती है, 1887 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना कब होती है, 1887 में। ठीक, अब फ्रेंच इंडो चीन से अभी तक 2-3 लेटेस्ट में 2-3
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ एक आया था, वो भी वियतनाम से रिलेटेड, हो ची मिन जिसके संस्थापक थे, सिर्फ यही एक क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी नहीं आया है। मध्यकाल के यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोरक्को का था, पहली चीज आप ये ध्यान रखिए। फिर ये अपने साथ क्या लेकर गया था? तो वुड ब्लॉक पेंटिंग जो होती थी, प्रिंटिंग जो होती थी, उसको अपने साथ लेकर गया था यूरोप। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, बजट कब पेश किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बजट जो है भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। बजट क्या होता है? तो एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा लिखित दस्तावेज, अब तो ये जो है ई तरीके से जारी किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी किया जा रहा है। ये एक तरीके का ऐसा दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से एक वर्ष में प्रशासन किस तरीके से कार्य करे और कितना बजट में ये चीज़ें तय की गई रहती हैं कि कितनी राशि किस विभाग को दी जाएगी और उस राशि के माध्यम से उस विभाग में कितनी क्या हो रही है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितनी जीडीपी है, ये सारा कुछ का ब्यौरा, मतलब कि एक वर्ष में पूरा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, कितना करोड़ रुपया दिया जाएगा, जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट में कितना दिया जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, परिवहन डिपार्टमेंट में कितना दिया जाएगा, शुल्क में कितना, मतलब सीमा शुल्कों में कितना दिया जाएगा, ये सारी चीजें उसमें पहले क्या दी जाती हैं और उसके हिसाब से अगले साल उसको क्या किया जाता है, रिटर्निंग की बताया जाता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना पैसा दिया गया था, इतना पैसा लगा है और इतना पैसा बचने की संभावना है जिसे हम इसमें लगा सकते हैं, ऐसा करके पूरा एक लिखित विवरण दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी को दिया जाता है। भारत में अभी तत्कालीन वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, जो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार घोषणा पत्र की पेंटिंग किसने बनाई? ले बार्बिए ने बनाई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार घोषणा पत्र का जब आप क्लास 9th के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जो फ्रांस का क्रांति हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें ही दिया है कि मानवाधिकार घोषणा पत्र की जो पेंटिंग बनाती है वो ले बार्बिए बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणीय दास व्यापार किन 3 देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ है यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ है। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच जो है वो त्रिकोणीय दास व्यापार हुआ है। ये त्रिकोणीय दास व्यापार क्या होता है? तो आपको पता है कि उस समय क्या होता था कि अफ्रीका से बहुत से मजदूर जो हैं वो काम कराने के लिए यूरोप या अमेरिका में ले जाया जाता था, जिनके वंशज आज भी कहीं ना कहीं क्या है, वहां पर बसे हुए हैं। तो जिनके वंशज वहां से दूसरी जगह से अफ्रीका से लाए गए थे, वहां पर अफ्रीका कंट्री से, महाद्वीप से ऐसे लोगों को ले जाया जाता था काम कराने के लिए। तो इन लोगों के बीच में क्या हो गया, एक दास व्यापार हुआ जिसे हम त्रिकोणीय दास व्यापार कहते हैं। ये किन 3 देशों के बीच हुआ था? तो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल असेंबली में सदस्य संख्या कितनी थी? ध्यान रखिएगा, 745 थी। फ्रांस में नेशनल असेंबली का निर्माण होता है। आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ 4 लाइन में। तो 14 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1789 का जो टाइम होता है उसमें बताया जाता है कि फ्रांस में बास्तील कारागृह को क्या करते हैं, लोगों द्वारा तोड़ दिया जाता है और वहाँ के अवशेषों को अपने साथ ले जाया जाता है याद के तौर पर। और जो बास्तील का जो ये कारागृह होता है, ये सिर्फ यहाँ पर 7 से 8 ही गिरफ्तार किए हुए भारतीय जो थे वहां पे थे, जिनके साथ बहुत ही दयनीय तरीके से जिनके साथ व्यवहार हो रहा था, बहुत ही क्रूर तरीके से व्यवहार हो रहा था। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत इसी डेट से मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रांस की ओवरऑल बात करें तो फ्रांस में 3 स्टेटस था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग था, द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग और तृतीय जो थे वो मध्यम वर्ग था। ये मध्यम वर्ग में ही टीचर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर ये सारे थे। जो 90% थे, ऐसी जनसंख्या 90% थी जो 60% जमीन पर क्या रह रही थी। और करों का अगर बात करें तो यही कर का क्या कर रही थी, करों को देती थी। और ये कर भी कई तरह के थे, जैसे इसमें धार्मिक कर था, टीले, टाइथ, ये सारे तरीके के कर भी ये लोग चर्च द्वारा वसूल किए जाते थे, कुछ कुलीन वर्गों द्वारा वसूल किए जाते थे। तो ये जो मध्यम वर्ग की जो कंडीशन थी वो दयनीय थी और भी ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। और फिर क्या हो रहा था कि लुई 16 गद्दी पर जब बैठे, जब फ्रांस में क्रांति होती है तो लुई 16 गद्दी पर बैठते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के समय कौन राजकुमार होता है वहाँ का? तो लुई 16 होता है। लुई 16 जब गद्दी पर बैठे होते हैं तो उनकी उम्र होती है 20 साल। और आपको पता है कि एक कर्जे के रूप में फ्रांस को इतना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है, कर्जा होता है इतना ज़्यादा कि उनके पास अब करों को बढ़ाने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता। और ये कर
भी बढ़ाने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। किसी भी टाइम 4 से 5 साल में, 6 साल में करों को बढ़ा दिया जाता था। बीच में मीडिएटर को लाया जाता था, कहा जाता था कुलीन वर्ग से लीजिए आप ही कर का क्या करिए, वसूल करिए। और ये लोग क्या करते थे, मध्यम वर्ग का पूरी तरीके से शोषण करते थे। तो इन लोगों ने जब ये जो 90% है, ये बताया गया जब यहाँ पर जब लुई 16 गद्दी पर बैठा तो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था को संभालने वाला तुर्गो था, उसने कहा कि ऐसा करिए कि आप लोगों को ना दिवालिया करिए, मतलब एक ऐसी चीज़ों को बनाइए कि लोग क्या करें, ट्रस्ट मेंटेन करें और उनको उत्पादन करिए, उनका उत्पादन बढ़ाइए और उनको क्या करिए, पैसे दीजिए। तो पैसे देने से आपका उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। तो लेकिन लुई 16 भी जो था वो बाद में पता लगा कि जो है वो भी कहीं ना कहीं, जैसे उसके स्टेटमेंट आते हैं कि मेरी इच्छा ही कानून है, ऐसे स्टेटमेंट से पता लगता है कि वो भी काफ़ी निरंकुश था। तो ये धीरे धीरे करके जो संख्या 90% वाली संख्या थी, ये अपने आप को एकत्रित कर ली और एकत्रित करके अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति एक वोट का दिया जाए और उनके द्वारा दिए गए नियम कानून जो है उनको मांग किया जाए। और फिर इस तरह धीरे धीरे करके हुए क्या होता है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है और फ्रांस को क्या किया जाता है, स्वतंत्र किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उस समय नेशनल असेंबली में सदस्य संख्या होती है 745। इसमें भी सक्रिय व्यक्ति होते हैं और निष्क्रिय व्यक्ति होते हैं। सक्रिय व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार मिला था और जो 4 दिन की 3 दिन की मजदूरी दे सकते थे। इसमें महिलाओं को भी उसमें वोट देने का अधिकार नहीं था। और जो असेंबली होती है उसमें महिलाओं को घुसने का भी अधिकार, या जो छोटे तबके के व्यक्ति होते थे उनको भी ये अधिकार नहीं दिया गया था। तो फ्रांस में भी पूरा एनसीईआरटी में क्लास 9 का एनसीईआरटी 2nd या 3rd चैप्टर है, उसे आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन परीक्षा में मतलब एकदम कंफर्म है कि पूछे जाएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन, आतंक का युग कहलाया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आतंक का युग कहलाया 1793 से लेकर 1794 का। अब ये आतंक का युग किसके समय को कहते हैं, तो रॉबस्पियर को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में उस समय जो था, एक चीज को समझिएगा कि इंग्लैंड में उस समय जो पहनावा पोशाक जो था वो बहुत ही ज्यादा अलग था। लड़कियों के लिए, लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनके स्वभाव में ये चीज शामिल की जाती थी कि पतली दुबली छरहरी शरीर की लड़कियां जो होंगी वही सुंदर और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाएंगी। मोटी या उनका शरीर अगर भद्दा है, इसके लिए उनको जबरदस्ती बॉडीज जैसे कपड़े पहनाए जाते थे ताकि वो क्या लग सके, सुंदर लग सके, उनकी कमर मोटी ना हो सके, वो मोटी ना हो सके। लेकिन बाद में बहुत बाद में क्या हुआ कि वहां की महिलाओं ने इस चीज का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बॉडी जैसे कसे कपड़े पहनने से उनके रक्त का प्रवाह क्या होता है, रुक रुक के होता है। और इस तरीके से महिलाओं ने कहा कि नहीं, हमें भी ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहनने की अनुमति दी जाए। फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। और आपको पता है कि जब उद्योग कल कारखानों में जब आप जाते हैं तो आपको ढीले ढाले कपड़े, ऐसे कपड़े नहीं पहनने जिसमें आप लॉन्ग कपड़े आप पहन सके। महिलाएं चूंकि इस उत्पादन में कार्य में पूरी तरीके से भागीरथ थी, तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए ही दिया हुआ था। तो रॉबस्पियर जो थे वो आतंक का युग इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले तो ये जैकोबिन क्लब के पार्टी के मेंबर थे और जैकोबिन क्लब जो था वो पूरी तरीके से इन कपड़ों का क्या करता था, विरोध करता था। वो लॉन्ग ब्रीचेस का विरोध करने के लिए वो लंबी लंबी पतलून, लाल टोपी, लाल धारीदार टोपी, और ये बताते थे, ये अपने आप को 100 कुलात के नाम से जानते थे, और लंबी पतलून और धारीदार लंबी पतलून और टोपी पहनते थे ताकि इनको हम उन वासियों से अलग बता सकें जिनको बताया जाता था कि टाइट कपड़े पहनने, छोटे कपड़े पहनने या लॉन्ग कपड़े पहनने हैं या किस तरीके। तो इसी का ये क्या होता है, मेंबर होता है रॉबस्पियर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा निरंकुश होता है। निरंकुश इन द सेंस, ये इसके जब इसको प्रशासन मिलता है तो प्रशासन के कार्यभार को संभालते ही उसने सिर्फ 1 साल में लगभग 20,000 लोगों को गिलोटिन कर दिया। अब गिलोटिन क्या था, तो गिलोटिन एक तरह की चारा काटने वाली मशीन की तरीके होती थी। धड़ को रखा जाता था, वो सिर ऑटोमेटिक ही क्या कर देती थी, काट देती थी। इस तरीके से उसने 1 साल में 20,000 लोगों को गिलोटिनाइज किया था। बाद में उस पर पता लगा कि वो खुद भी बहुत भ्रष्ट है और इस तरीके 1794 में उसको गिलोटिनाइज किया गया। और उसके ही गिलोटिन होने के बाद आता है उसका डायरेक्टरी का शासन आता है, और डायरेक्टरी का भी शासन 4 से 5 साल चलता है। लोगों को उसका भी शासन पसंद नहीं आता है और मध्यम वर्ग को ये, चूंकि ये जिम्मेदारी मिलती है, तो मध्यम वर्ग किसको बनाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। ध्यान रखिएगा, तब नेपोलियन बोनापार्ट आता है और 1904 में वो आता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1904 में आता है और 1904 में ही वो अपना सिविल कोड लागू करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे कॉमरेड किसकी पुस्तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मौलाना मोहम्मद अली की है पुस्तक कॉमरेड, ध्यान रखिएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर रोक किसने लगाई थी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉर्ड रिपन द्वारा लगाई गई थी, 1882 में लगाई गई थी, और लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर भी रोक लगवाई थी। इसके अलावा इनके समय में 1883 में आता है इल्बर्ट बिल के बारे में भी बता देती हूँ। तो ये एक ऐसा बिल होता है जिसमें बताया जाता था कि ब्रिटिश न्यायाधीश और भारतीय न्यायाधीशों के फैसलों को बराबर का हक दिया जाए, यानी जिस तरीके से ब्रिटिश न्यायाधीश भारतीयों पर फैसले देते हैं वैसे भारतीय जजों को भी इतना अधिकार दिया जाए, उनके भी फैसलों को क्या किया जाए, समतुल्य। लेकिन वहां पर उनके लोगों द्वारा ही, गोरे लोगों द्वारा ही विरोध किया गया, इस कारण इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और फिर एक बहुत बड़ा रीजन था इल्बर्ट बिल का, जब वहां के ही लोगों द्वारा क्या होने लगा, जब विरोध किया जाने लगा कि नहीं इस बिल को वापस किया जाए, और जब वापस हो जाता है इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, आपको पता है कि 1876 से 1880 का समय मैं आपको बता चुकी है कि लॉर्ड लिटन का समय था, तो ये भी 4 साल रहे थे। इस 4 साल के समय में इन भारतीयों को ये चीजें महसूस होने लगी, उस समय के वहां के नेताओं को, कि हमारे पास भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए, अगर एकता रहती है तो हम किसी भी बड़े से बड़ी विपदा को क्या कर सकते हैं, हर सकते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर या इल्बर्ट बिल पर कि 1885 में स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप समझिए। क्लास 9 की एनसीईआरटी आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको खुद महसूस होगा कि प्रीवियस ईयर में इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है, तो ध्यान रखिएगा ये है नेल्सन मंडेला की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है, ये नेल्सन मंडेला की, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 26 वर्षों तक क्या होते हैं, कारावास में होते हैं, और जब ये जेल से आजाद होते हैं तो इनको दक्षिण अफ्रीका का अश्वेत राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो था ये इनकी आत्मकथा है, और ये भारत में भारत रत्न पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान के बाद इन्हीं को भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। ये जो नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत व्यक्ति थे, और इन्होंने बताया कि यदि हम चमड़ी के आधार पर, नस्ल के आधार पर यदि हम व्यक्तियों का चुनाव करने लगेंगे तो हमारी आगे की तरक्की पूरी तरीके से रुक जाएगी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आत्मकथा होती है नेल्सन मंडेला की। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एक बार फिर से बताती हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करिए। आप जितना एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, जितनी अच्छी तरीके से चीजों को समझते हैं, उतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। थैंक यू सो मच।